हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं विनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा रनिंग में चैप्टर है 11th क्लास का सेकंड चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट वीडियो में बच्चों मैंने आपको डाल्टन्स थ्योरी करवा दी थी, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज करवा दिया था एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी करवा दिया था। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है, अभी हम फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी पढ़ रहे हैं। उसमें हम पहला इलेक्ट्रॉन्स की पढ़ चुके हैं, क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन को हमने पढ़ लिया था। आज हम दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल पढ़ेंगे जो कि है प्रोटॉन। ठीक है, जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि एटम किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। उन्हीं को हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल बच्चों। ठीक, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था और आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में थ्योरी बहुत ज़्यादा है। तो आपको सारी चीज़ें, मेरी सारी लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूँ वो प्रॉपर आपको समझनी है और साथ में आपको नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। कोई भी पॉइंट्स है उसको आप लिखते जाओ या वीडियो पोस्ट करके आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्लियर बच्चों। तो बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं इस चैप्टर से, तो अब डरने की कोई बात नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके सारा चैप्टर धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे बच्चों, और आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर को किसी से डर नहीं लगेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। क्लियर बच्चों, जो सेकंड फंडामेंटल पार्टिकल है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब एक्चुअली क्या है बच्चों कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ने से पहले, जैसा हमने क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब पढ़ रहे थे तो उससे पहले हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पढ़ा था। तो सेम एज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को पढ़ने से पहले बच्चों हमें पढ़ना है यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। अब ये जो डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज है ना बच्चों, इन एनोड रेज को हम बोलते हैं कैनाल रेज। अब वो क्यों बोलते हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा। अब हमें क्या पढ़ना है, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज पढ़ना है, दैट हम पहुंचेंगे प्रोटॉन पे। क्लियर बच्चों। तो देखो, कैथोड रेज तो हमने पढ़ लिया था, अब हमें पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, और अगर आपने, जिन बच्चों ने ये लास्ट वीडियो नहीं देखी है मेरी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज वाली, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार उस वीडियो को जरूर देखो, उसके बाद ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज का जो कंसेप्ट था वो एक साइंटिस्ट था ई गोल्डस्टीन, जिसने दिया था। क्या नाम था उसका, ई गोल्डस्टीन, और उसने दिया था बच्चों 1886 में। क्लियर, ई गोल्डस्टीन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने 1886 में ये कंसेप्ट दिया था डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज का। और ये सारा कंसेप्ट जो उसको मिला था वो मिला था डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज से, जो विलियम क्रुक्स ने दिया था। क्लियर बच्चों। अब देखो, जो सेटअप विलियम क्रुक्स ने बनाया था, इसने, ई गोल्डस्टीन ने वही सेटअप कैरी किया, विलियम क्रुक्स वाला कैथोड रेज वाला सेटअप। बस फर्क इतना था कि इसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए इसने। क्या चेंजेस करे मैं अभी आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले इसने क्या किया, सिलेंड्रिकल ट्यूब ली। ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ये इसने ली। क्लियर बच्चों, जिसको क्रुक्स ट्यूब भी बोलते हैं। ये सिलेंड्रिकल ट्यूब ली इसने। अब इसको समझना मैं बना कैसे रहा हूं, यहाँ पे पूरा सेटअप देखना कैसे तैयार कर रहा हूं और चेंजेस क्या किए इसने, इसको समझना। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब हो गई। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या किया, बैटरी को कनेक्ट किया, सिंपल सी बात है। ठीक है, बैटरी कनेक्ट की, ये बैटरी कनेक्ट कर दी यहाँ पे। क्लियर बच्चों। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या कि लास्ट में क्या हुआ था कि कैथोड रेज जब हमने डिस्कवर किया था तो हमने एक तरफ क्या लगाया था, एनोड, एक तरफ लगाया था हमने कैथोड, बस। लेकिन इसने क्या चेंज किया था कि यहाँ पे जो इसने कैथोड को यूज किया था वो बच्चों परफोरेटेड कैथोड को यूज किया था। परफोरेटेड का मतलब इस तरह से। अब ये देखो, जो वर्ड में यूज कर रहा हूँ परफोरेटेड, इसका मतलब मैं भी आपको समझाऊंगा क्या होता है और ये ऐसा क्यों किया इसने। ये परफोरेटेड कैथोड होगी। ठीक है बच्चों, इसको हम बोलेंगे परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड। क्लियर, परफोरेटेड कैथोड। अब देखो उसके बाद क्या किया, और यहां पे क्या लगा दिया बच्चों, यहां पे तो आपका लगा था एनोड, ये एनोड लगा दिया। क्लियर, ये एनोड। ठीक, और इसके अंदर क्या फिल कर दिया, गैस फिल कर दी। क्लियर, ये गैस फिल कर दी। और यहाँ पे क्या लगा दिया बच्चों, यहाँ पे लगा दिया वैक्यूम। वैक्यूम का काम क्या होता है, मैं आपको अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगी ये सारी चीजें। ये वैक्यूम लगा दिया। क्लियर, ये आपकी क्या लगी यहाँ पे, बैटरी। क्लियर, बैटरी। वोल्ट कितना था यहाँ पे, हाई वोल्टेज, मतलब 10,000 वोल्ट। तो ये कैसा था, हाई वोल्टेज।
ठीक है, हाई वोल्टेज अराउंड 10,000 वोल्ट। ये बैटरी फ्लैट पास किया, ये आपका क्या हो गया, एनोड। एनोड है तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्लियर। और यहाँ पे क्या लगा दिया बच्चों, यहाँ पे एक कोटिंग कर दी मेटल की, और कौन सी मेटल की कोटिंग थी ये कोटिंग कर दी, ये थी बच्चों ZNS। किसकी दी है, ZNS, जिंक सल्फाइड। तो ये सेटअप तैयार किया था बच्चों, ये सेटअप समझ में आ गया पूरा आपको। अब देखो थोड़ा सा चेंज लग रहा है ना ये डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज वाले सेटअप से, ठीक है। जो विलियम क्रुक्स ने सेटअप बनाया था उसमें उसी सेटअप को कॉपी किया था ई गोल्डस्टीन ने, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया था यहाँ पे, क्लियर बच्चों। अब देखो सबसे पहले तो परफोरेटेड का मतलब समझो, परफोरेटेड का मतलब क्या होता है। परफोरेटेड का मतलब होता है छेद वाली कोई चीज जिसमें होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, उसको बोलते हैं परफोरेटेड। जैसे आपने चाय छानने वाली छलनी देखी होगी बच्चों, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उसको बोलते हैं परफोरेटेड, क्लियर। जाली, एक तरह से हम जाली बोल सकते हैं। तो ये छोटे छोटे छेद वाली परफोरेटेड लगाई, क्लियर। अब देखो जब ये पूरा सेटअप बन गया, उसके बाद जब बैटरी लगा दी, करंट पास किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने अभी कैथोड रेज में क्या पढ़ा था कि कैथोड रेज हमेशा ट्रेवल कहाँ करती है बच्चों, कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करती है। तो ये कैथोड की परफोरेटेड जो कैथोड लगाई है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इसमें, तो यहाँ से रेज निकलेंगी, और ये रेज किधर मूव करेंगी बच्चों, ये देखो ये मूव करेंगी किधर, एनोड की तरफ, क्योंकि हमारा एनोड कहाँ है, यहाँ पे। तो ये इधर मूव करेंगी ना, समझ में आ रही है बात बच्चों, ये इधर मूव करेंगी। अब इसने क्या देखा ई गोल्डस्टीन ने, कि जैसे ये सेटअप किया तो इसने देखा कि एनोड से रेज निकल रही हैं, ये रेज निकल रही हैं, और ये मूव कर रही हैं किधर, कैथोड की तरफ। ये देखो ये मूव कर रही हैं, और इसको क्रॉस करके ये आगे जा रही हैं, और इसको हिट कर रही हैं। जो यहाँ पे मेटल कोटिंग आपने कर रखी है, इसको हिट कर रही हैं। ये देखो रेज, ये ब्लैक वाली रेज दिख रही है आपको, जो कि कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही है। और ये एनोड रेज जो रेड कलर में आपको दिख रही होंगी, ये एनोड से ट्रेवल कर रही है किधर, कैथोड की तरफ, और इसको क्रॉस करते हुए बाहर जा रही है। अब देखो इसको मतलब समझो, इसने ये क्या, इसके दिमाग में कितना अच्छा आइडिया आया। अगर सपोज करो ई गोल्डस्टीन ये जो कैथोड यहाँ ना लगा के यहाँ लगा देता, तो उसके बाद हमें ये बात अच्छे से पता है कि कैथोड रेज हमेशा ट्रेवल करती है एनोड की तरफ, क्लियर बच्चों। तो अगर ये यहाँ लगा देता पिछले वाले सेटअप की तरह ही, तो ये रेज यहाँ से निकलती, और एनोड की रेज कैथोड की तरफ इधर निकलती। तो दोनों रेज यहाँ पे मिक्सअप हो जाती इस पूरी ट्यूब के अंदर, और ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता कि कौन सी कैथोड है और कौन सी एनोड, क्लियर। तो देखो कैथोड यहाँ पे लगाया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेज कैथोड की इधर तो मूव कर नहीं सकती, क्योंकि कैथोड हमेशा मूव किधर करती है, एनोड की तरफ। और एनोड कहाँ लगा है बच्चों, यहाँ पे लगा है, तो ये इधर तो कोई रेज जा नहीं सकती, इधर की रेज कैथोड हो ही नहीं सकती, मतलब ही नहीं है, क्योंकि कैथोड हमेशा ट्रेवल कहाँ करती है, एनोड की तरफ। और एनोड का कहाँ है पॉइंट, यहाँ। तो ये कैथोड की रेज इधर ही आएगी, इधर तो जा नहीं सकती। अब इधर जो रेज होंगी डेफिनेटली वो कौन सी रेज होंगी, एनोड रेज होगी ना बच्चों, समझ में आ गई बात। तो इन्हीं रेज को क्या बोलते हैं बच्चों, एनोड रेज। इन्हीं को क्या बोलते हैं, एनोड रेज। ये जो रेज एनोड से निकल रही है, इनको क्या बोलेंगे, एनोड रेज। अब बात आती है कि ये परफोरेटेड क्यों लगाई थी। अगर देखो परफोरेटेड मतलब पोर्स वाली, जिसमें छेद होते हैं, जाली टाइप की कैथोड क्यों लगाई ई गोल्डस्टीन ने, वो इसलिए लगाई थी बच्चों, अगर ये परफोरेटेड नहीं होती और ये सॉलिड होती, तो ये रेज क्या करती, एनोड की जो रेज है वो इसको हिट करती। और देखो इधर कौन सी रेज आ रही है, ये कैथोड रेज आ रही है, ब्लैक वाली कैथोड रेज है। तो एनोड रेज भी अगर ये सॉलिड होती तो इसको हिट करती, और हिट करके वापस आती कि नहीं आती बच्चों, इसको हिट करके वापस आती। तो कैथोड भी इधर आ रही होती और एनोड भी इधर आ रही होती, तो भी आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता कि कौन सी कैथोड है कौन सी एनोड। लेकिन जब यहाँ पे ये होल्स इनको मिल गए तो ये बाहर निकल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर आप मान लो आप कोई वॉल है और उस पर आप टॉर्च लगा रहे हो, तो अगर वॉल में कहीं भी होल्स नहीं है, तो क्या होता है जब आप टॉर्च लगाते हो तो जो रेज निकलती हैं टॉर्च की, लाइट की जो रेज होती हैं, वो उसको हिट करके रिफ्लेक्ट होती हैं। अगर मैं वॉल में होल कर दूं बच्चों, छोटे छोटे होल कर दूं, मान लो ये वॉल है और मैं इस पर रेज डाल रहा हूं, अगर ये सॉलिड है तो इससे हिट करके रेज वापस आएगी। अगर मैं इसमें होल्स कर दूं वॉल में, फिर मैं टॉर्च लगाऊं यहाँ से, तो ये इस होल्स में से बाहर निकलेंगी लाइट, समझ में आ रही है। तो वही चीज़ तो इसने करी थी ई गोल्डस्टीन ने, कि जब ये रेज गई, ये परफोरेटेड थी तो इसको क्रॉस करके बाहर निकल गई, क्लियर। उसके बाद देखो ZNS की कोटिंग क्यों करी यहाँ पे, जिंक सल्फाइड जो मेटल की कोटिंग थी वो क्यों थी, बस वो कंसेप्ट वही था कि जिससे ये पता चलता रहे कि रेज जो आ रही है वो इसको हिट करेंगी, जब इसको हिट करेंगी तो यहाँ पे साउंड और एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा। स्पार्क समझते हो ना बच्चों, जैसे देखा होगा ना, जब तो करंट में जब जो वायर होते हैं
वो थोड़ा सा टच हो जाए तो वो स्पार्क्स करते हैं, वहाँ पे साउंड भी प्रोड्यूस होता है। तो अगर ये एनोड रेज यहाँ से निकलेंगी और इसको हिट करेंगी तो ये साउंड भी प्रोड्यूस करेंगी और ये स्पार्क प्रोड्यूस करेंगी। तो उससे ये पता चल जाएगा हमें कि कितने अमाउंट में रेज यहाँ पे आ रही हैं। मान लो एक बार किसी चीज़ ने हिट किया तो दूसरी बार कितने टाइम में हिट कर रही है कोई चीज़, या तीसरी बार कितने टाइम में हिट कर रही है कोई चीज़, तो वो उसके साउंड प्रोड्यूस से और स्पार्क से हमें पता चल जाएगा कि रेज जो आ रही हैं वो किस अमाउंट में आ रही हैं, कितने टाइम बाद आ रही हैं। समझ में आ रहे बच्चों? हाँ, तो ये पूरा सेटअप था और इसी रेज को हम बोलते हैं एनोड रेज। तो अब बात आती है कैनाल रेज कि इनको कैनाल रेज क्यों बोला जाता है बच्चों? कैनाल रेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि कैनाल का मतलब क्या होता है? कैनाल का मतलब होता है कोई मतलब नदी, मतलब सुरंग टाइप की कोई चीज़ है, उसमें से कोई चीज़ निकल रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐसा लगता है, इस साइंटिस्ट को ऐसा लगा था कि जो रेज है जो इसके बाहर निकल रही है ना, ये जो परफोरेटेड कैथोड है इसके अंदर से ही तो निकल रही हैं। तो एक तरह का ऐसा लगता है जैसे ये रेज ना किसी कैनाल में से बाहर निकल रही हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं कैनाल रेज। सिर्फ इस वजह से, परफोरेटेड कैथोड की वजह से, क्योंकि इसको क्रॉस करके निकल रही हैं, इसलिए इनको बोला जाता है कैनाल रेज। ठीक है बच्चों, और तीसरा इनको पॉजिटिव रेज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेज निकल कहाँ से रही है? जैसे कैथोड रेज कहाँ से निकल रही थी? कैथोड से। और कैथोड कैसी होती है? नेगेटिव चार्ज। तो रेज पर कैसा चार्ज था बच्चों? नेगेटिव। अब ये रेज कहाँ से निकल रही है? एनोड से। और एनोड पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये रेज भी कैसे चार्ज हो गई? पॉजिटिव चार्ज हो गई बच्चों। इन रेज के ऊपर भी कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इनको हम पॉजिटिव रेज भी बोल सकते हैं बच्चों। एनोड रेज भी बोल सकते हैं, कैनाल रेज भी बोल सकते हैं, और पॉजिटिव रेज भी इनको बोला जाता है बच्चों। क्लियर? अब देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ इनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? तो प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूँ तो देखो ये सबसे पहला पॉइंट तो इनका ये हो गया कि एनोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद हाई स्पीड। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं कैथोड रेज की तरह। देखो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज कैथोड और एनोड की सिमिलर होती हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो पहला पॉइंट इनका हो गया प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं कि दे ट्रेवल, ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन विद अ हाई स्पीड। दूसरा पॉइंट हो गया कि दे ट्रेवल फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ये हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल करती हैं और कैथोड एनोड की तरफ ट्रेवल करती है। क्लियर बच्चों? दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट अगर आपको देखना है तो आप कह सकते हो दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। ये मटेरियल पार्टिकल की बनी होती हैं। ये जो रेज होती हैं ये मटेरियल पार्टिकल की बनी होती हैं। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो यहाँ पे कि दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कैसे हैं? पॉजिटिव चार्ज ही हैं। ठीक है, तो इस तरह के पॉइंट्स आप बना सकते हो। इनकी प्रॉपर्टीज को बहुत सिमिलर होती हैं कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज से। क्लियर बच्चों? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, अब बच्चों बात आती है यहाँ पे प्रोटॉन की कि हमारा मेन टॉपिक क्या है? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। मेन टॉपिक तो यही है ना, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो देखो यहाँ पे समझो, एक्चुअल में ये बहुत मजेदार चीज है। यहाँ पे अब मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको, एक्चुअल में क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा अभी डिबेट भी है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि प्रोटॉन को डिस्कवर किया था ई गोल्डस्टीन ने। ठीक है, और बहुत से लोग कहते हैं कि प्रोटॉन को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। ठीक, अब यहाँ पे रदरफोर्ड का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक, अब देखो एक चीज समझो यहाँ पे, एक्चुअल में क्या हुआ था कि प्रोटॉन का जो डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी 1920 में। ये चीज को समझो, प्रोटॉन की डिस्कवरी कब हुई थी? 1920 में। मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, अगर आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो और वहां पे क्वेश्चन आ जाए कि हु वाज द डिस्कवरर ऑफ प्रोटॉन, और ये दोनों ऑप्शन में हो, ई गोल्डस्टीन भी हो और रदरफोर्ड भी हो, तो आप किसको टिक करोगे? मान लो वहां क्वेश्चन आ गया हु वाज द डिस्कवरर ऑफ प्रोटॉन और वहां पे ऑप्शन में ई गोल्डस्टीन भी है और रदरफोर्ड भी है, तो आप कौन सा चूज करोगे? तो बच्चों वहां पे आपको रदरफोर्ड को ही टिक करना है, ई गोल्डस्टीन को नहीं करना। और अगर रदरफोर्ड ऑप्शन नहीं है और ई गोल्डस्टीन ऑप्शन है, उस केस में आप ई गोल्डस्टीन को टिक कर सकते हो। ठीक, बट एक्चुअल में प्रोटॉन का डिस्कवरर हमेशा रदरफोर्ड को ही माना जाता है, और इसका रीजन क्या है वो समझो। एक्चुअली क्या था, ई गोल्डस्टीन ने सिर्फ एक सेटअप तैयार किया था और एनोड रेज डिस्कवर कर दी थी और इनको बता दिया था कि ये पॉजिटिव चार्ज को कैरी करती हैं। अब देखो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी 1920 में। अब देखो समझो यहाँ पे, उसके बाद एक मॉडल आया था, वो मॉडल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मॉडल्स हम पढ़ाएंगे, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट।
रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहते हैं बच्चों। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ था 1911 में। अब देखो इस चीज को समझना है, यहाँ पे आप ईयर को ध्यान रखना। यही गोल्डस्टीन ने कब किया था? 1886 में। प्रोटॉन का डिस्कवर कब हुआ था? 1920 में। जबकि रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था जिसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट मॉडल बोलते हैं, वो दिया था 1911 में। तो ये मैं आपको जब भी मॉडल जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों। तो देखो 1911 में जब रदरफोर्ड ने मॉडल दे दिया था अपना, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट कर दिया था, उसके बाद ही प्रोटॉन के बारे में पता चला था बच्चों। एक चीज ध्यान रखना। तो जब ये मॉडल पूरा दे दिया था रदरफोर्ड ने 1911 में, इसके बाद ही एक्चुअल में इसने तो सिर्फ एनोड रेज बता दिया था और ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं, ये चीज बता दी थी। लेकिन ये प्रोटॉन ही है, ये जो मटेरियल पार्टिकल की बनी है ये रेज। और इन रेज में आप देखो मटेरियल पार्टिकल की बनी है, तो देखो क्या हुआ था, जैसे जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था ना, कि वो उनके अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट था उसी पार्टिकल को क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रॉन दिया था जे थॉमसन ने। जबकि एक्सपेरिमेंट किसने किया था? विलियम क्रुक्स ने। सेम चीज देखो यहाँ पे ई गोल्डस्टीन ने पूरा एक्सपेरिमेंट किया था और ये बताया था कि ये रेज है, ये मटेरियल पार्टिकल की बनी है, यानी इनके अंदर एक पार्टिकल प्रेजेंट है जो कि बाई नेचर कैसा है? पॉजिटिव। तो उसी पार्टिकल को जो कि बाई नेचर पॉजिटिव है, उसी को रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दिया। और ये कब दिया था? ये दिया था अपने एक्सपेरिमेंट के बाद, जो कि 1911 में एक्सपेरिमेंट हो चुका था। और वो एक्सपेरिमेंट किसने किया था? रदरफोर्ड ने। और उसके बाद ही उसने 1920 में ये बात बताई थी कि ये जो मटेरियल पार्टिकल है जो कि बाई नेचर पॉजिटिव है, इसी मटेरियल पार्टिकल को हम बोलते हैं प्रोटॉन। तो बच्चों एक्चुअल में प्रोटॉन का डिस्कवरर कौन हुआ? रदरफोर्ड ही तो माना जाएगा ना बच्चों, क्योंकि अगर ई गोल्डस्टीन होता तो ये 1886 में ही बता देता ना, अपने एक्सपेरिमेंट में ही बता देता कि ये प्रोटॉन है। बट नहीं है, प्रोटॉन का डिस्कवर तो 1920 में हुआ था, जबकि रदरफोर्ड ने अपना मॉडल 1911 में दे दिया था बच्चों। तो उसके मॉडल के बाद ही ये चीज डिसाइड हुई थी, और ये रदरफोर्ड ने ही डिसाइड करी थी कि ये जो मटेरियल पार्टिकल है जो बाई नेचर पॉजिटिव है, इसी को हम बोलते हैं प्रोटॉन। तो इस तरह से डिस्कवरी हुई थी प्रोटॉन की। क्लियर बच्चों? अब देखो प्रोटॉन की बात करो तो प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है? पी। क्लियर? प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है? पी। और ये चार्ज कैसा होता है इस पे? पॉजिटिव, क्योंकि रेज कैसी है? पॉजिटिव चार्ज है और इनके अंदर मटेरियल प्रेजेंट है, मटेरियल पार्टिकल। तो जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो भी बाई नेचर कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है, तो और उसी पार्टिकल को क्या नाम दिया रदरफोर्ड ने? प्रोटॉन। तो वो प्रोटॉन कैसा होगा? बाई नेचर पॉजिटिव होगा। तो ये इसका सिंबल हो गया, ये इसका चार्ज हो गया पॉजिटिव। अब एक्चुअल में प्रोटॉन पे चार्ज होता कितना है, इस चीज को समझो। तो इस पर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये कैसा होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है, ये होता है। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो देखो इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज इतना ही होता है, चार्ज थोड़ा ना चेंज होगा। 1.6 इंटू 10⁻19, बट ये कैसा होगा? माइनस में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाई नेचर कैसा होता है? नेगेटिव होता है ना बच्चों। तो ये चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। और ये चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। क्लियर बच्चों? समझ में आ रही है बात? तो ये था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? तो एक्चुअल में प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने, और वो अपने एक्सपेरिमेंट के बाद की थी 1920 में। क्लियर बच्चों? तो ये आपका सेकंड फंडामेंटल पार्टिकल कंप्लीट हो गया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और ये कहां से पता चला? डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज से। तो एनोड रेज भी कंप्लीट हो गया और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं तीसरे फंडामेंटल पार्टिकल की तरफ, जो कि है न्यूट्रॉन। क्लियर बच्चों? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम अगले फंडामेंटल पार्टिकल की तरफ चलते हैं। ले लिया? वेरी गुड। अब देखो बच्चों, जो तीसरा आपका है फंडामेंटल पार्टिकल न्यूट्रॉन, उसमें भी ना बड़े मजेदार चीज है। उसमें क्या था? अब देखो 1920 में प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हो गई थी। क्लियर बच्चों? और 1897 में किसकी हो गई थी? इलेक्ट्रॉन की। अब देखो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई थी? 1897। प्रोटॉन की कब हो गई थी? 1920। ये चीज समझो। ठीक, तो अब हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुआ था? तो देखो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन
अब देखो इस चीज को समझो बच्चों, एक्चुअल में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी एक साइंटिस्ट था चैडविक। क्या साइंटिस्ट था बच्चों? चैडविक, जिसने करी थी 1932 में। इस चीज को समझो। अब एक्चुअल में दो फंडामेंटल पार्टिकल तो हमें पता चल गए कि एटम में इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है और प्रोटॉन भी प्रेजेंट है, ये बात तो हमें पता चल गई। अब इलेक्ट्रॉन कैसा होता है बाई नेचर? नेगेटिव होता है। प्रोटॉन बाई नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये बात तो क्लियर होगी। अब नेगेटिव और पॉजिटिव होंगे तो एटम कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। और ये बात आज हमें सबको पता है कि एटम न्यूट्रल होता है, सबको पता है ये बात, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। तो एक्चुअल में जब दो फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में पता चल गया था, उसके बाद किसी ने फिर एटम पर ध्यान नहीं दिया। सब ये मानने लगे थे कि एटम के अंदर सिर्फ दो ही फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और उन दोनों की वजह से ही एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जो कि थॉमसन मॉडल नहीं कर पाया था, लेकिन बाद में वो क्लियर हो गया था। ठीक है, वो मैं मॉडल्स में आपको बताऊंगा। अब एक्चुअल में क्या हुआ था देखो, 1920 से 1932 यानी कितना टाइम हो गया? 12 साल हो गई ना। 12 साल तक किसी ने एटम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन एक दिन एक साइंटिस्ट था, ये चैडविक ने क्या किया था कि रैंडमली एक एटम लिया जिसका नाम था बेरिलियम। ठीक, एक एटम था बेरिलियम। अब देखो बेरिलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 4, और मास कितना होता है इस पर? 9। ये बेरिलियम था, इस पर क्या किया था? अल्फा रेस की बॉम्बारिंग कराई। एटम लिया उसने, बेरिलियम एटम लिया और इस पर अल्फा रेस की बॉम्बारिंग कराई। अल्फा रेस का मतलब क्या होता है? हीलियम पार्टिकल। ठीक है, इसका कितना होता है? 2, और मास कितना होता है? 4। क्लियर बच्चों? ये जो हीलियम होता है ना, इसी को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। क्लियर? अब देखो यहाँ पर रिजल्ट क्या मिला इसको। जब ये बेरिलियम था एक एटम, इसके ऊपर अल्फा रेस की बॉम्बारिंग करवाई, तो इसने क्या देखा कि जब देखो ये अब कमा, यहाँ पे इसको मिला क्या? ये इसको मिला, यानी जब एटम अल्फा रेस की बॉम्बारिंग होती है तो एटम टूटता है या जुड़ता है तो वो कुछ भी बना सकता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता बच्चों। वो क्या बना रहा है? अब आपको सर कार्बन कैसे आ गया? तो ये हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम जो चाहें वो बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब अल्फा रेस की बॉम्बारिंग कराएंगे, कोई एटम जब टूटेगा या वो कंबाइंड होगा तो वो क्या बनाएगा, ये हमारे हाथ में नहीं होता बच्चों। तो यहाँ पे देखो, जब अल्फा रेस की बॉम्बारिंग कराई, अल्फा रेस का मतलब होता है हीलियम पार्टिकल। ठीक है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, और मास कितना होता है? 4। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4, मास कितना होता है? 9। क्लियर? तो देखो अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इस चीज को समझो, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? चार्ज को कर रहे हैं ना। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? चार्ज होता है, यानी एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के इक्वल होता है ना। ये बात पता है? Z = E = P, यानी जो एटॉमिक नंबर होगा वही उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, वही उसमें प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया? यानी एटॉमिक नंबर किसके इक्वल हो गया बच्चों? चार्ज के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? समझो इस चीज को, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल हो गया? चार्ज के इक्वल हो गया। तो आप देखो समझो यहाँ पे, तो ये चार्ज को जब ऐड किया तो कितना आ गया? 6, और 6 पे क्या है बच्चों? कार्बन। 6 पे क्या है? कार्बन। और कार्बन का मास कितना होता है? 12। अब देखो जब ये कंबाइंड हो रहा है, चार्ज कंबाइंड हो रहा है, तो इनका मास भी तो कंबाइंड होगा। अब मास कितना हो रहा है इस दोनों का जोड़ के देखो? 13 हो रहा है, जबकि यहाँ पे कार्बन का कितना होता है? 12। तो 1 यूनिट मास बच रहा है, जबकि चार्ज क्या है? 0। चार्ज तो 0 है ना, चार्ज तो कुछ नहीं है, जबकि मास 1 यूनिट बच रहा है, यानी 9 और 4 13, जबकि कितना हो रहा है? 12। तो 1 यूनिट मास बच रहा है यहाँ पे। तो जो 1 यूनिट मास बच रहा है, तो एक जो मास होगा वो किसी न किसी पार्टिकल का ही तो होगा। समझो इस चीज को, अगर मास 1 यूनिट मास प्रेजेंट है तो वो किसी न किसी पार्टिकल का होगा कि नहीं होगा बच्चों? तो उसी पार्टिकल को इसने नाम दिया था न्यूट्रॉन। किसने? चैडविक ने। इस तरह से हुई थी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। तो इससे पता चला था कि एटम के अंदर एक तीसरा पार्टिकल भी प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन में मास प्रेजेंट होता है, बट बच्चों उसमें चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। मेरी बात हम सब जानते हैं, न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता लेकिन मास होता है। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से पता किया था चैडविक ने कि न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता लेकिन मास प्रेजेंट होता है। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे एक और स्टेटमेंट आप लिखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, नोट डालो, और नोट डाल के यहाँ पे लिखो बच्चों कि न्यूट्रॉन इज न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन। ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है बच्चों। जो न्यूट्रॉन होता है वो बहुत थोड़ा सा हैवी होता है, किससे? प्रोटॉन से।
अब वो कैसे होता है मैं भी एक टेबल ड्रॉ कराऊंगा, तभी मैं आपको बताऊंगा इस स्टेटमेंट का मतलब कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी क्यों है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन। कभी कभी कंपटीशन में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में हैवी कौन है, तो आपको बता दूं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में न्यूट्रॉन हैवी है। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब तीनों फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी हमने पढ़ ली यहाँ पे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कर लिया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी कर लिया, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी कर लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं आपको ओवरव्यू करा देता हूं एक टेबल के थ्रू। ले लिया? वेरी गुड। अब मैं एक टेबल ड्रॉ करवाता हूं, उसमें तीनों फंडामेंटल पार्टिकल का ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि क्या है। तो एक टेबल ड्रॉ करनी है आपको और उस टेबल में पूरा कंक्लूजन मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। यहां पे आप टेबल में लिखोगे चार्ज एंड मास। टेबल कौन सी बनेगी वो देखो, यहां पे टेबल आपकी बनेगी चार्ज एंड मास, चार्ज एंड मास ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल एफपी, चार्ज एंड मास ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। अब देखो कौन कौन से टेबल बनानी है। यहां पे आप हेडिंग लगाओगे पार्टिकल, पार्टिकल। क्लियर? यहां पे आप हेडिंग क्या लगाओगे? सिंबल, कि जो पार्टिकल है उनके सिंबल्स क्या क्या है। क्लियर बच्चों? यहां पे हेडिंग लगाओगे मास, मास। क्लियर? और मास के बाद हेडिंग लगाओगे यहां पे चार्ज, चार्ज। अब देखो यहां पे अब थोड़ा सा यहां पे चेंज करना है और चार्ज के बाद यहां पे लगा दोगे बच्चों डिस्कवरर, डिस्कवरर। ठीक? अब देखो यहां पे समझो, मास को कैटेगराइज करना है आपको दो उसमें। अब दो में कैसे? एक में तो आप लिखोगे एएमयू में, किसमें? एएमयू में, या फिर मान लो इधर लिख लो आप केजी में, केजी और ये एएमयू। ठीक? मास को दो तरह से निकालना है आपको, केजी में भी बताना है और एएमयू में भी बताना है। दोनों में मास प्रेजेंट हो सकता है, हम दोनों बता देंगे। चार्ज जो प्रेजेंट होता है एक तो होता है बच्चों कूलाम में, तो कूलाम के लिए हम सी लिख देंगे, और दूसरा प्रेजेंट होता है बच्चों आपका ईएसयू, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये काम आपको करना है। अब ये पूरी टेबल तैयार कर लेते हैं हम। तो देखो सबसे पहला पार्टिकल हमारा कौन सा है बच्चों? सबसे पहला पार्टिकल है हमारा इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है? ई। अब देखो इसका मास, मास किस में पता करना है? केजी में भी पता करना है और एएमयू में भी पता करना है। तो केजी में इसका मास होता है बच्चों 9.1 इंटू 10 टू दी पावर 31 kg, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर 31 kg। अब इसी मास को अगर हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? एएमयू में, तो कितना हो जाएगा? 0.0000055 एएमयू, 0.00055 एएमयू। अब देखो चार्ज की बात करें, चार्ज अगर कूलाम में लेना है तो मैं बता चुका हूं कितना होगा, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। लेकिन ये चार्ज आएगा कैसा? ये आएगा नेगेटिव, माइनस में आएगा ये चार्ज बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव। तो ये चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। और अगर इसी चार्ज को किस में लेना है? ईएसयू में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में लेना है, तो यहाँ पे करोगे 4.8 इंटू 10 टू दी पावर, 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -10। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक तो कोई यूनिट नहीं होती। जैसे ये कितना है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 19 कितना है? कूलाम। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई भी कूलाम या इस तरह की कोई यूनिट नहीं यूज करते, और नेगेटिव पॉजिटिव भी हम यूज नहीं करते। किसमें? और डिस्कवरर इसका कौन है बच्चों? थॉमसन, यानी जे थॉमसन। ईयर कौन सी थी? ईयर कौन सी थी बच्चों? 1897। वेरी गुड, 1897। ये पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा है बच्चों? प्रोटॉन। दूसरा कौन सा है? प्रोटॉन। प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। और ये कैसा चार्ज होता है इस पे? पॉजिटिव। ठीक? अगर हम इसका वेट की बात करें तो इसका वेट अब देखो समझना है यहाँ पे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन से हल्का क्यों है, न्यूट्रॉन भारी क्यों, अभी मैं आपको बताता हूँ। इसका वेट देखो केजी में कितना है? 1.6726 इंटू 10 टू दी पावर -27। ये है बच्चों, ये 1.6726 इंटू 10 टू दी पावर 27 kg। अब इसका मास किस में लें? अगर हम एएमयू में बात करें तो 1.00
757, ये किसमें AMU में आ गया। अब चार्ज की बात करें तो चार्ज तो सेम ही आएगा, बस पॉजिटिव हो जाएगा, चार्ज थोड़ी ना बदलेगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कैसा हो जाएगा ये पॉजिटिव। और ESU में भी सेम ही रहेगा 4.8 इंटू 10⁻⁻10। और डिस्कवरर की बात करें तो कौन है बच्चों इसका, रदरफोर्ड। और इसका ईयर क्या है 1920, ये इसका ईयर हो गया। अब तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल कौन है बच्चों, न्यूट्रॉन। तीसरा कौन सा है, न्यूट्रॉन। अब देखो न्यूट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N से। चार्ज क्या होता है इस पे, 0। तो यहाँ पे देखो अगर मास की बात देखो तो मास इसका कितना है 749 इंटू 10⁻⁻27। अब देखो ये कितना है 7626, यहाँ पे कितना है 6749, ये कितना है 6726, 6749। तो देखो स्लाइटली भारी है कि नहीं है, थोड़ा सा। तो इसीलिए तो मैंने वो नोट लिखवाया था कि न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन, ठीक है। तो 1.6749 इंटू 10⁻⁻20, ठीक है। और इसका एक्चुअली मास कितना होता है 1 AMU। अगर AMU में बात करें तो कितना हो गया 1 AMU, ठीक है। अब देखो चार्ज तो इस पर कोई होता ही नहीं है, समझो न्यूट्रल होता है तो चार्ज तो कुछ होगा नहीं इस पर। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी बच्चों, चैडविक ने। कौन सी ईयर में की थी 1932, ठीक। ये आपकी एक टेबल बन गई बच्चों, यहाँ पे तैयार हो गई। ये पूरा कंक्लूजन है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। सिंबल क्या होते हैं, चार्ज कैसा होता है, मास क्या है AMU में, kg में, या चार्ज कैसे है कूलम में, ESU में, डिस्कवरर, और उसका ईयर। ये पूरा ब्रीफ टेबल मैंने आपको यहाँ पे बता दी बच्चों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर बच्चों, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका फंडामेंटल पार्टिकल वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, एनोड रेज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इस वीडियो को मैं ही बाइंड अप करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बच्चों मॉडल्स, जिसमें हम थॉमसन मॉडल पढ़ना है, हमें रदरफोर्ड मॉडल पढ़ना है, बोर मॉडल पढ़ना है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि बोर मॉडल में हमारा 80% ये चैप्टर कवर हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बोहर मॉडल। क्लियर बच्चों, तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। अगली वीडियो में स्टार्ट करूंगा मॉडल्स ऑफ एटम। एटम के जितने मॉडल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। क्लियर, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और उन बच्चों को जरूर फॉरवर्ड करो जो बच्चे कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। ओके बच्चों, अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हो आप। ओके, सो बाय बाय, बी हैप्पी।